Hello everyone, welcome back to another lecture of chemical bonding, that is lecture number 8। तो आज है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 यानी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्साइटेशन थ्योरी। मतलब एक्साइटेशन थ्योरी क्या था? एक्साइटेशन थ्योरी अपने को ये बताता था कि कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, कौन सा कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। मतलब जैसे अगर मैं बोल दिया PCl5 तो ये कंपाउंड फॉर्म होगा कि नहीं, वो उससे पता चलता था एक्साइटेशन थ्योरी से। जैसे एक कंपाउंड था कौन सा, PH5, ये फॉर्म नहीं होता। क्यों नहीं फॉर्म होता? तो आप प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 देखना एक्साइटेशन थ्योरी वाला, तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ PH5 फॉर्म नहीं होता, PH3 फॉर्म होता है। क्यों फॉर्म होता है? तो वो एक्साइटेशन थ्योरी का पार्ट है, तो आप उसको देखे ही होगे। तो आज हम इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके आगे का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। आज हम हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। आज हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होगा, फिर इसके बाद VS-EPR थ्योरी, शेप, ज्योमेट्री और MOT आएगा। ये सब आने वाले हैं। तो अभी आज हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, फिर इससे पहले हम समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन आया ही क्यों। आपको बहुत लोग नहीं बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन आया क्यों, मैं आपको बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन आया ही क्यों। फिर तो हम देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हाइब्रिडाइजेशन आया ही क्यों। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखें हाइब्रिडाइजेशन। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एक्साइटेशन थ्योरी। एक्साइटेशन थ्योरी, तो एक्साइटेशन थ्योरी क्या था? जैसे पहले हम ग्राउंड स्टेट देखते थे, पहले सेंट्रल एटम निकालते थे, उसके बाद ग्राउंड स्टेट देखते थे। ग्राउंड स्टेट पे अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो हम उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर ले जाते थे। फिर उसके बाद देखते थे वो कितना बॉन्ड बनाता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर ले जाने के बाद जितना वो बॉन्ड बनाता था उतना उसकी कैपेसिटी थी बॉन्ड बनाने की। तो आज भी एक्साइटेशन थ्योरी का काम आएगा हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए। तो समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन आया ही क्यों। हाइब्रिडाइजेशन, ये बायो वाला हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो अलग हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन समझना है तो आप एक काम करो, एक बेसिक स्ट्रक्चर लो केमिस्ट्री का। कौन सा? CH4 लो, मीथेन। तो अभी हम लेते हैं CH4। क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसको इसमें समझना आसानी होगा। बेसिक स्ट्रक्चर, आप देखो CH4 है तो मीथेन है। CH4 में सेंट्रल एटम कौन है? C। ये सेंट्रल एटम क्यों है? क्योंकि ये लिस्ट नंबर में प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बताया था जो लिस्ट नंबर में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो ये कार्बन है ये सेंट्रल एटम है, राइट। जो सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन। तो कार्बन को हम ग्राउंड स्टेट पर देखते हैं, तो ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। ये सब एक्साइटेशन थ्योरी से पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। यहाँ पे सेंट्रल एटम ऊपर लिखता हूं मैं, ये क्या अपना सेंट्रल एटम। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन को देखा जाए तो कार्बन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, यही होता है। तो ये है वैलेंस सेल, तो हम सिर्फ वैलेंस सेल को ही देखते हैं। यह है वैलेंस सेल, तो सिर्फ वैलेंस सेल को ही देखा जाता है ग्राउंड स्टेट पे। तो वैलेंस सेल क्या है? 2s2 2p2। मतलब कैसा है? यहाँ पे एक s का ऑर्बिटल है और एक p है। तो p में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये कौन सा? 2s2 है और ये 2p2 है। अब 1s2 यहाँ पे मैं क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि हम सिर्फ वैलेंस सेल को देखेंगे। VVT ने कहा था ना कि वैलेंस सेल के ऑर्बिटल से रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इसलिए हम यहाँ पे वैलेंस सेल को देखेंगे। तो अब 2s2 है तो 2s2 मतलब एक, 2 इलेक्ट्रॉन। 2p कितना है? 2p2 है, मतलब एक और 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए क्या पता चलता है, 2 हाफ फिल ऑर्बिटल है। इसका मतलब जो ये कार्बन है सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन रियलिटी इन जनरल ऐसा नहीं होता। जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो जो ये 2s का यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से उठ के यहाँ पे क्यों आ पाया? क्योंकि दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो थोड़ा कम है। तो थोड़ा सा भी अगर एनर्जी मिलेगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो जो कार्बन होता है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चल जाता है। क्यों जाता है?
क्योंकि 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल उसके पास होने चाहिए। इन जनरल क्या होता है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, लेकिन यहाँ देखिए क्या पता चल रहा है, सिर्फ 2 है, तो 4 बना सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे चले गया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अभी बचा है, और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है, तो 1 2 और 3। अब यहाँ पे देखो टोटल कितने, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल अवेलेबल है। इसका मतलब यहाँ पे 4 बॉन्ड बनेगा, जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल उतना बॉन्ड बनता है अकॉर्डिंग टू वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे कार्बन चले गया, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बनेंगे। अब किसके 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 पीछे बनेंगे, स्ट्रक्चर कौन सा मैंने लिया, CH4। तो हाइड्रोजन का बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s1। तो जो हाइड्रोजन है 4 है, तो अपना हाइड्रोजन 1s1 लेके आएगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो 1s1 लेके आया, 1s लेके आया वैसे तो हाइड्रोजन, फिर दूसरा हाइड्रोजन 1s लेके आया, फिर तीसरा हाइड्रोजन 1s लेके आया, चौथा हाइड्रोजन भी। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, इन सबके बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ सिग्मा बॉन्ड, अपने मन से थोड़ी ना बोल रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ना, 2 एटम के बीच में या फिर 2 चीज़ के बीच में अगर जो पहला बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो होता है सिग्मा। अगर दूसरा बॉन्ड वही एटम बनाए तो होता है पाई। तो यहाँ पे सब एटम एक एक बॉन्ड बनाएंगे, यानी सब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो चारों सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, एक्साइटेशन थ्योरी तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए यहीं से आपको समझना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन आया ही क्यों, तो यहीं से आपको समझ आएगा। तो अब देखो, आप थोड़ा काम का है, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं बिटवीन 2p और 1s के बीच में, और एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है 2s और 1s के बीच में। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 सिग्मा बॉन्ड्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स किसके किसके बीच में बन रहे हैं, 2p और 1s के बीच में, 2p और 1s के बीच में। और एक सिग्मा बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है, 2s और 1s के बीच में, 2s और 1s के बीच में। अब आपको शायद याद होगा, मैंने लेक्चर नंबर 5 या फिर 6 में बताया था, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्बिटल्स के ऊपर। यानी ऑर्बिटल्स मतलब क्या, S P और D। जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब कितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, ऑर्बिटल के ऊपर। तो आपको पता है जो D ऑर्बिटल होते हैं वो सबसे ज़्यादा डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, मतलब D ऑर्बिटल के पास सबसे ज़्यादा डायरेक्शन होता है। इसका डायरेक्शन होने का मतलब क्या है, D ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो P ऑर्बिटल होते हैं उसके बाद, और सबसे कम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कौन शो करता है, S ऑर्बिटल। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछूँ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, ये दोनों के बीच में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो आपको ही पता चलेगा यहाँ पे यह हाइब्रिडाइजेशन आया ही क्यों था। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसा हो जाएगा, ये देखो 2s और 1s और 2p और 1s है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2s 1s और 2p 1s, तो अब इन दोनों के बीच में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा किसका ज़्यादा होगा, आप बताओ। इसका ज़्यादा होगा 2p और 1s का, क्योंकि जो p होता है वो उसके पास s के कंपैरिजन में ज़्यादा डायरेक्शन होती है, तो p थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा दिखाता है कंपैरिजन टू s। अगर d होता तो उससे भी ज़्यादा होता, लेकिन यहाँ पे d नहीं है। तो अब यहाँ पे देख के आपको क्या पता चल रहा है, 2s 1s और 2p और 1s, इन दोनों के बीच में जो 2p और 1s है इसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है। अगर किसी चीज़ का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि उसमें ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बना होगा। मैंने आपको बताया था ना, एक हाईलाइट करके एक मैंने पॉइंट बताया था आपको, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। यानी जितना अच्छा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हुआ है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, राइट। आपको समझ रहा है ना, अगर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मतलब ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है तो मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा कंपेरिजन टू इसके, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो 3 सिग्मा बॉन्ड्स रहेंगे, आई होप आपको दिख रहा होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, मतलब देन 1 सिग्मा बॉन्ड, सॉरी
1 सिग्मा बॉन्ड। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जो 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे कंपैरिजन टू इसके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसका ज़्यादा अच्छा है। जिसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, यानी ये सबका जो स्ट्रेंथ होगा बॉन्ड का वो ज़्यादा अच्छा होगा कंपेरिजन टू इसके। तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, ये थोड़ा अलग हो गए और ये अलग हो गया, ये बेचारा अलग हो गया, ये तीनों एक जैसे हो गए, तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो तीनों होंगे वो एक जैसे कैरेक्टर शो करेंगे, ये एक अलग कैरेक्टर शो करेगा। तो यहाँ पे बॉन्डिंग के बात चल रही है, बॉन्डिंग के ऊपर अगर बात चल रही है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ आएगा, बॉन्ड एंगल आएगा। तो यहाँ पे इन तीनों का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सेम होगा और इसका अलग होगा। वैसे ही इन तीनों का बॉन्ड एंगल भी सेम होगा और इसका थोड़ा अलग होगा। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट बोल सकता हूँ, 3 कार्बन हाइड्रोजन, यही ना, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन, 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ सेम होगा, लेंथ सेम होगा। और एक कार्बन हाइड्रोजन, एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ अलग होगा, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट। एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ अलग होगा और इसका बॉन्ड लेंथ अलग होगा। अगर दोनों का बॉन्ड लेंथ अलग, अभी आप ये मत जानो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, अभी बस आप ये समझो कि ये सब तीनों का सेम रहेगा और इसका बॉन्ड लेंथ अलग होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, तो बॉन्ड एनर्जी होगा इन तीनों का अलग होगा और इसका अलग होगा, तो बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, बॉन्ड एनर्जी इज डिफरेंट, बॉन्ड एनर्जी इज डिफरेंट। आई होप आपको दिख रहा होगा, तो बॉन्ड एनर्जी तो ये चारों के बीच में, मतलब ये 3 और ये अलग, तो इसका बॉन्ड एनर्जी इसके कंपैरिजन में अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो इसका अलग है और इसका अलग है। तो ये ज़्यादा स्ट्रांग है और ये थोड़े कम स्ट्रांग है। अगर ये ज़्यादा स्ट्रांग है तो मतलब इसका बॉन्ड लेंथ तीनों का सेम होगा और इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। वैसे ही ये तीनों का बॉन्ड एनर्जी इससे अलग होगा। बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, यहाँ वीबीटी के अकॉर्डिंग तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, बॉन्ड एनर्जी अलग अलग है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो अपने को ये पता चला कि ये चारों का बॉन्ड लेंथ सेम है, चारों का बॉन्ड एनर्जी भी सेम है, चारों का बॉन्ड बॉन्ड एंगल भी सेम है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो वीबीटी ने कहा तो गलत है, मतलब वीबीटी कैपेबल नहीं हुआ पूरा समझाने के लिए। वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, 3 कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा, सेम हो रहा था और इसका अलग हो रहा था। लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि चारों का बॉन्ड लेंथ सेम है और चारों का बॉन्ड एनर्जी भी सेम है, चारों का बॉन्ड एंगल भी सेम है। मतलब वीबीटी ने सही से एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है, यहाँ पे कुछ तो ऐसा हो रहा है कि सबका बॉन्ड लेंथ सेम आ रहा है। तो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो ये हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, तो अभी इसके बाद भी आपको बताता हूँ, जगह नहीं है इसलिए। तो अभी आपको इतना समझा होगा, मैं आपको क्या बताया अभी तक, CH4 का हमने स्ट्रक्चर लिया, CH4 में सेंट्रल एटम कौन है, C, कम नंबर प्रेजेंट है इसलिए सेंट्रल एटम है। अब इसको हम ग्राउंड स्टेट पे इसके वैलेंस सेल को देखें तो इस तरीके से दिखा, तो ये यहाँ पे सिर्फ 2 बॉन्ड बन रहा था, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इस तरीके से कार्बन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, फिर 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हुए तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स अलग हो गए और 1 सिग्मा बॉन्ड अलग हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबका अलग हो गया। यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसका ज़्यादा हो गया, इसका कम हो गया। तो इसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतना ही अच्छा बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट। तो जितना ज़्यादा इसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग था उतना ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये 3 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेरिजन टू इसके। अगर ये 3 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका बॉन्ड लेंथ ये 3 का अलग होगा इससे, बॉन्ड एंगल भी इसका अलग होगा इससे, ऐसा होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल सब अलग आ रहे थे अकॉर्डिंग टू वीबीटी, ये सब वीबीटी चल रहा है। लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये सबका बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल सबका सेम आ रहा था। तो यहाँ पे कुछ तो मिसिंग था। अब क्या मिसिंग था, वही हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी मैं इसको इरेज करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ, साइड साइड में आपको बताता हूँ। यहाँ नीचे हमने लिखा था एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग
किसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है? इसका। अभी तक हमने यही देखा। तो सबका बॉन्ड लेंथ अलग आ रहा था, बॉन्ड एंगल अलग आ रहा था अकॉर्डिंग टू वीबीटी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो अपने को क्या पता चला, जो बॉन्ड लेंथ है चारों का वो सेम है, बॉन्ड एंगल है चारों का वो भी सेम है, बॉन्ड एनर्जी वो भी सेम है, यानी सब कुछ सेम है। तो डिफरेंट क्यों हो रहा था अकॉर्डिंग टू वीबीटी? तो वीबीटी कैपेबल नहीं था ये बताने के लिए कि यहाँ पे सबका बॉन्ड लेंथ सबका सेम क्यों आ रहा था, ये चारों सब सेम क्यों आ रहे थे, ऐसे तो अलग आने चाहिए थे, लेकिन ये सेम क्यों हो रहा था? तो वीबीटी कैपेबल नहीं था, वीबीटी ने वहाँ पे गिव अप कर दिया। तो यहाँ पे एक ऐसा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लाया गया, एक आइडिया लाया गया हाइब्रिडाइजेशन का। तो इसी कारण एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन आया। अब हाइब्रिडाइजेशन है क्या? हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, ऐसा सोचा गया कि सबका बॉन्ड लेंथ सबका सेम आ रहा है, तो यहाँ पे हो क्या रहा होगा, जो जैसे यहाँ पे देखो इसका एनर्जी लेवल कम है और इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, जैसे क्या होता है 1s फिर 2s फिर 2p आता है, तो ये कम एनर्जी लेवल पे, फिर इसके बाद ये होता है, फिर इसके बाद ये होता है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऐसे 2p जो होगा वो हाई एनर्जी लेवल पे होगा, 2p इसका जो एनर्जी लेवल होगा ये हाई होगा, राइट, ये तो ऐसा होगा। 2s का एनर्जी लेवल कंपैरिजन टू इससे कम होगा, 2s लिखता है यहाँ पे ऊपर, इसका एनर्जी लेवल कम होगा, तो 2s का एनर्जी लेवल हाई है और इसका एनर्जी लेवल लो है, तो ये एनर्जी लेवल के डिफरेंस के कारण ही तो ऐसा फॉर्म हो रहा था, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसलिए अलग आता है एनर्जी लेवल के डिफरेंस के कारण। तो हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं है, ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, यानी ये हाई एनर्जी पे ये लो एनर्जी पे। तो एक काम करो, दोनों एनर्जी लेवल को सेम ला दो, मतलब दोनों को मिक्स कर दो। मिक्स करने का मतलब क्या है यहाँ पे, इस तरीके से, मतलब ये सबका एनर्जी लेवल इक्वल कर दो। अगर एनर्जी लेवल इक्वल है इसका मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, अगर एनर्जी लेवल ही सेम है तो बॉन्ड एनर्जी तो सेम ही आएगा, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी सेम आ रहा था। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं, वही सेम एनर्जी लेवल पे आ जाने को बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट हुआ, हाइब्रिडाइजेशन यहीं से आया है। तो इसका एनर्जी लेवल क्या हो गया, सेम, तो सेम एनर्जी लेवल, तो इसका एनर्जी लेवल क्या हो गया, सेम हो गया। तो दिस इज नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन, आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया, कैसे आया, आपको समझा होगा। तो यहाँ पे देखो, सबका बॉन्ड एनर्जी अलग आ रहा था, बॉन्ड लेंथ अलग आ रहा था वीबीटी के हिसाब से, लेकिन इन रियलिटी इन जनरल एक्सपेरिमेंटली देखा गया सबका बॉन्ड एनर्जी सेम है। तो बॉन्ड एनर्जी कब सेम हो सकता है, यहाँ पे ये लो एनर्जी पे था, ये हाई एनर्जी पे था, इसको घुमा के देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा आपको ये हाई एनर्जी पे, ये लो एनर्जी पे, इसके कारण बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस हो रहा था। तो एक काम करो, लेवल सबका सेम कर देंगे, अगर एनर्जी लेवल ही सबका सेम कर देंगे तो बॉन्ड एनर्जी भी सेम आएगा, बॉन्ड लेंथ भी सेम आएगा, बॉन्ड एंगल भी सेम आएगा। इसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन अपने को पता नहीं था इस तरीके से होता है, इसलिए यहाँ सब बॉन्ड लेंथ सबका सेम आ रहा था। तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बस एक आइडिया लिया गया है, तो ये आइडिया इसे राइट भी है बोल सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन अभी तक आपको क्या पता, हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी। अभी आपको मैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर पॉइंट 4-5 लिखाने वाला हूँ। तो ये था पूरा प्री कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब एक बात आपको याद रखना, यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर वो पॉइंट आपको एक लिखाता हूँ। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड पर लगता है, आयनिक बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, इसका एक रीजन है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आयनिक बॉन्ड में एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं होते। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स ही नहीं हो रहे तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज
डाइजेशन is always takes place in case of कोवलेंट बॉन्ड। सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड के केस में ही लगता है, आयनिक बॉन्ड के केस में नहीं लगता, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के केस में वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेपरेट टू एटम्स से प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं होते। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स ही नहीं होते तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन का बात ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कोवलेंट बॉन्ड के बीच में लगता है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पे मिक्स होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, आपको ये याद रखना है। तो आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन का प्री कॉन्सेप्ट पता चला होगा। अब हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन। हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कुछ पॉइंट्स देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर और डीप कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब एक आइडिया, आप दिल पे मत लेना, हाइब्रिडाइजेशन बस समझते चलना। तो आपको मैंने बता दिया ऐसे हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया था। तो चलिए आप देखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन के कुछ पॉइंट्स। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अब तो यहाँ पे लिखेंगे हम व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है। पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, डेफिनेशन है पहला ही, हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग, हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स of different energy to form new orbitals having same energy तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्यों, क्योंकि अपने को एनर्जी लेवल सेम करना है। अगर एनर्जी लेवल सेम करेंगे तभी सब सेम आएगा, बॉन्ड एनर्जी सब सेम आएगा। तो इन जनरल बॉन्ड एनर्जी सब बॉन्ड का सेम होता है। तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कार्बन के वैलेंस शेल का। तो 2s 2 होता है, 2p 2 होता है, 2s 2 नीचे रहेगा। तो ये है 2p 2 2s 2 कार्बन का देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसका एनर्जी लेवल हाई होगा, इसका एनर्जी लेवल हाई होगा और इसका एनर्जी लेवल लो रहेगा, क्योंकि 1s 2s फिर 2p आता है। तो 1s के बाद 2s से बड़ा एनर्जी लेवल 2p, तो ये इससे ज़्यादा एनर्जी पे रहेगा। तो ये क्या बोल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑर्बिटल्स, यानी इसका मिक्सिंग किस तरीके से, इस तरीके से। अब मिक्सिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो एनर्जी लेवल है वो सेम हो जाएगा। और ये 2s, यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है वो सेम हो गया, सेम एनर्जी लेवल। तो अपने को एनर्जी लेवल सेम करना ही था। अब देखो ये कुछ था ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, दोनों मिक्स हुए तो इस तरीके से ऑर्बिटल फॉर्म हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये आपको चारों दिख रहे हैं, तो ये हो जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ, ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल। आपको अभी पता होना चाहिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर आप पूछे कोई तो बताना। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए थे और जो बनेंगे उसको बोलते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी, ये डिफरेंट एनर्जी पे थे, अब न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए जो कि सेम एनर्जी पे है। फिर इसके बाद हम बोल सकते हैं
जो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, या फिर सिंप्लीफाई करके बोलूँ, हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट द मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज देयरफॉर इन हाइब्रिडाइजेशन हाफ फील्ड, फुल फील्ड, एम्प्टी, कोई भी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग नहीं होता, इसमें ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होता है। तो इसमें कोई भी ऑर्बिटल ले सकते हैं हम, हाफ फील्ड ले सकते हैं, फुल फील्ड ले सकते हैं, एम्प्टी, कोई भी ऑर्बिटल लो, काम हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन लिख सकता हूँ मैं, हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिट, इज नॉट द मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, therefore in hybridization, therefore in hybridization, हाफ फील्ड, फुल फील्ड और एम्प्टी, हाफ फील्ड, फुल्ड फील्ड या फिर फुली फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स में टेक पार्ट, ऑर्बिटल्स में टेक पार्ट, तो मैं अभी क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट द मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग नहीं होता, ये क्या होता है, हाइब्रिड, ये ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होता है। तो इसमें हाफ फील्ड, फुल फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखो, ये हाइब्रिडाइजेशन ऐसा रियल में नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन रियल में नहीं होता, लेकिन बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ सब डिफरेंट आ रहा था। तो हम ऐसा अज्यूम किए कि इस तरीके से कुछ तो होता होगा जो कि एनर्जी लेवल को सेम कर देता होगा। तो जो इस तरीके से जो कुछ होता है उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझा होगा अच्छे से। तो अब इसके बाद के पॉइंट्स देखते हैं हम। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, उतने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड होंगे। जैसे केमिकल रिएक्शन में होता है, जितने केमिकल, जितना मतलब रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा, वैसे ही जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे या फिर जितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट अब लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, फिर इसको हाईलाइट करता हूँ, इन्वॉल्व in hybridization form same number of hybrid orbitals, form same number of hybrid orbitals। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, उतने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होता है, ऐसे ऑर्बिटल्स जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किए हो। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल लिख सकता हूँ, दी ऑर्बिटल, अगर प्रॉपर में लिखा जाए, द ऑर्बिटल्स विच इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद बने, ना ही कि पहले। द ऑर्बिटल्स विच इज फॉर्म्ड बाय, या फिर विच इज फॉर्म्ड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, यानी वैसे ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद बने उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व रहेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो 2p था ये, और ये 2s, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो यहाँ 3 ऑर्बिटल और ये टोटल एक 4 ऑर्बिटल। तो मान लो ये एक रिएक्टेंट है, समझ लो, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ पे 4 ही बनेंगे। ये तो बहुत आसान सा पॉइंट है। 1 2 3 और एक ये 4, तो जितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व रहेंगे उतने ही बनेंगे। 4 इन्वॉल्व हुआ, 4 बना, 5 हो गए तो 5 6 6, इस तरीके से। तो फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है,
जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो सेंट्रल एटम में लगता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम ही तो रिस्पॉन्सिबल होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। जैसे PCl5 लिया तो PCl5 में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों है, इसलिए मैं आपको एक्साइटेशन थ्योरी बताया था। तो इससे आपको पता चलेगा कि रिस्पॉन्सिबल कौन है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन है? फॉस्फोरस। तो कोई भी कंपाउंड में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सेंट्रल एटम, हमेशा याद रखना। तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा टेक्स प्लेस होता है सेंट्रल एटम में, यानी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम में ही लगता है, क्योंकि सेंट्रल एटम ही बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस इन सेंट्रल एटम। चौथा पॉइंट हमारा चल रहा है हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन लगता है या फिर होता है। रीजन बिकॉज सेंट्रल एटम आर रिस्पॉन्सिबल, responsible for bond formation, responsible for formation of bond, बॉन्ड बनाने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेंट्रल एटम। इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेंट्रल एटम में लगता है। आई होप इसमें आपको डाउट नहीं होगा यहाँ पे इन्वॉल्व। तो अभी तक आपने क्या समझा? जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी फॉर्म्ड होंगे। अगर 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। फिर उसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेंट्रल एटम में लगता है। सेंट्रल एटम में क्यों लगता है? क्योंकि सेंट्रल एटम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। जैसे PCl5 का एग्जाम्पल लिया मैंने। इसके बाद एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर 2 लोब्स होते हैं। 2 लोब्स कैसे? एक होता है स्मॉलर लोब और एक होता है लार्ज लोब। तो जो बॉन्डिंग में कौन सा लोब पार्टिसिपेट करता है? लार्ज लोब। तो इसके बाद अभी लिखते हैं, अब इसको इरेज करना होगा। तो मैंने आपको क्या बताया? 5th पॉइंट में हम लिख सकते हैं ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग 2 lobes, having 2 lobes। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 2 lobes होते हैं। one is large and other is small ये अभी आपको मैंने बताया। तो एक होता है लार्ज, दूसरा होता है स्मॉल। अब जो बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो जो लार्ज वाला लोब है वही पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब बोल सकता हूँ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम लार्ज लोब से ही बॉन्ड फॉर्म होगा। अब ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा देखा गया, ऐसा होता है, तो आपको मानना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बोला अभी? ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग 2 लोब। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास 2 लोब होता है, एक होता है स्मॉल, दूसरा होता है लार्ज। और बॉन्ड में कौन पार्टिसिपेट करता है? लार्ज लोब। 2 लोब किस तरीके से होता है? एक है लार्ज, एक है स्मॉल। इस तरीके से होता है। एक है लार्ज लोब, दूसरा है स्मॉल लोब। लार्ज और स्मॉल आपको देख के पता चल रहा है, लार्ज स्मॉल लोब। एक है लार्ज, एक है स्मॉल। जो लार्ज लोब होता है जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब यही पार्टिसिपेट करता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग में यही पार्टिसिपेट करता है। ऐसा क्यों? ऐसा होता है, देखा गया है, क्यों नहीं पूछ सकते यहाँ पे। तो यही पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग के लिए, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग में लिखा। अब देखो यहाँ पे लोब का कॉन्सेप्ट आ गया। अब लोब, तो यहाँ पे अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे बॉन्ड भी अलग अलग बनेगा। अगर एक एक लोब से इंटरेक्शन से
अगर एक एक लोब का इंट्रैक्शन हुआ तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, दो दो लोब का इंट्रैक्शन हुआ तो पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे क्या है, ये पार्टिसिपेट यहाँ पे एक ही लोब करेगा जो कि लार्ज लोब। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड ही क्यों बनता है, क्यों बनता है सिग्मा बॉन्ड? अब सिग्मा बॉन्ड क्यों से पहले ये समझो सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे। जब एक एक लोब का इंट्रैक्शन होता है तभी सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लोब पार्टिसिपेट करता है, यानी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, एक दूसरा अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल इसी के जैसा लो तो यहाँ पे एक लोब ये, फिर दूसरा मान लो यहाँ पे ये। तो यानी एक एक लोब का इंट्रैक्शन, अगर एक एक लोब का इंट्रैक्शन तो वहाँ पे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय hybrid orbital, only sigma bond are formed by hybrid orbital, are formed by hybrid orbital, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। सिग्मा बॉन्ड क्यों बनेगा, क्योंकि ये एक एक लोब इंट्रैक्शन से बनता है, वन वन लोब इंट्रैक्शन। एक एक लोब इंट्रैक्शन से बनता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक ही लोब पार्टिसिपेट करता है जो कि लार्ज लोब रहता है। फिर पाई बॉन्ड किससे बनता है, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, तो वो अपने को काम नहीं है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, आपको ये याद रखना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्यों बनाते हैं इसका रीजन यहाँ पे लिखा है, लार्ज लोब पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग के लिए, यानी सिर्फ एक ही लोब पार्टिसिपेट करेगा। तो ऐसे एक एक दो लोब पार्टिसिपेट करेंगे, कहने का मतलब ये है कि एक एक लोब पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक एक लोब पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय सिग्मा बॉन्ड। अब एक बात आपको पता होना चाहिए कि जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं मोनोएटॉमिक, एक होते हैं डायएटॉमिक और एक होता है ट्राइएटॉमिक। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में नहीं लगता। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा होगा, नोट करके यहाँ पे लिख सकते हो, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं लगता। डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में डज नॉट फॉलो हाइब्रिडाइजेशन, डज नॉट फॉलो हाइब्रिडाइजेशन, या फिर ऐसा हिंदी में लिख सकते हैं डाय हाइब्रिडाइजेशन। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अब हाइब्रिडाइजेशन कौन से मॉलिक्यूल में लगता है? जिसके पास सेंट्रल एटम होता है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास सेंट्रल एटम नहीं लगता। एग्जांपल डायटोमिक मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? H2 N2 O2 एक्सेट्राज। तो यहाँ पे देखो H2 N2 O2 ये सब क्या यहाँ पे सेंट्रल एटम नहीं है। अगर सेंट्रल एटम है ही नहीं, इसका मतलब क्या बचा ही यहाँ पे? कुछ बचा ही नहीं, सेंट्रल एटम है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन कभी नहीं लगता। तो ये खत्म हुआ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कुछ बातें। अब देखते हैं ऑर्बिटल किस तरीके से ओवरलैप करते हैं, यानी अब ऑर्बिटल्स किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं और कैसे क्या बनता है वो देखते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो आप देखते हैं हाउ हाइब्रिडाइजेशन ओकर्स, हाउ हाइब्रिडाइजेशन ओकर्स, किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन लगता है। तो यहाँ पे अगर मान लो एक S का ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और एक P का, मतलब जैसे एक S और एक P, तो जितने इन्वॉल्व रहेंगे ऑर्बिटल उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो मतलब यहाँ पे दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक है S और एक है P, तो यहाँ पे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। कौन से? 2sp वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल,
इस तरीके से एक एस और एक पी इन्वॉल्व हुआ तो दो इन्वॉल्व हुए तो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से लिखेंगे। अगर यहाँ पे ऐसा हो एक एस और दो पी इन्वॉल्व हुए तो कैसे हम लिखेंगे, तीन है यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब एक एस है और पी 2 है मतलब 3s और पी कितना है 2 तो 3sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखें, हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से हम लिखेंगे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर अभी इसके बाद ये 3 ये सब हट जाएगा, sp sp2 sp3 sp3d1 ऐसे ही सभी आएगा अभी, तो इसलिए अभी बेसिक चल रहा है तो अभी ध्यान से देखो यहाँ पे एक एस एक पी तो 2sp हो गया, एक एस 2p 3sp2 हुआ। फिर अगर एक एस है और p 3 है, p मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, s मैक्सिमम 1 हो सकता है, ये तो आपको समझ ही आ रहा होगा। तो यहाँ पे कितने टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल है मतलब कितने ऑर्बिटल है 4, तो यहाँ पे 4 फॉर्म्ड होगा 4 क्या क्या होंगे, एक होगा s p कितने 3 तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑर्बिटल। फिर उसके बाद अब मैक्सिमम p3 हो सकता है, अब d आएगा तो यहाँ पे टोटल कितने अभी हो रहे हैं 3 2 5 तो यहाँ 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे कौन कौन से, एक एस p3 और d1 तो एक एस p कौन सा 3 d कितना 1 तो 5 sp3d1 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर उसके बाद कौन कौन सा केस हो सकता है, एक है s p3 है और d एक हुआ, अब एक d2 है तो यहाँ पे टोटल कितने 3 2 4 ये हो गया 6 तो 6 एक है s p कितना है 3 है d कितना है 2 है तो 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको मैं अभी लिखना देखना समझा रहा हूँ। तो sp3 हो गया d2 हो गया, अब d कितने टोटल मैक्सिमम 5 जा सकते हैं तो 5 तो हम लेंगे नहीं, उससे कम ही लेंगे तो p कितना 3 अभी और d 2 हो गया तो अब d 3 लेते हैं तो ये कितना हो गया 3 6 7 तो 7 s एक रहेगा p 3 रहेगा d कितना लिया इस बार 3 तो 7sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से हम लिखेंगे। तो अभी हम बस इतना ही देखेंगे मतलब बस sp3d3 तक ही जाएंगे, d4 ये सब अपने काम नहीं है, बस इतना ही काम आएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 sp3d1 sp3d2 sp3d3। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपको मैं ऐसा बोलूं sp हाइब्रिडाइजेशन तो आप क्या समझोगे, एक s का ऑर्बिटल होगा एक p का होगा। अगर मैं ये बोलूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब एक s होगा p कितना होगा 2 होगा। अगर मैं ये बोलूं एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब क्या होगा, एक s होगा p3 होगा। अगर ऐसा मैं बोलूं sp3d1 है हाइब्रिडाइजेशन sp3d1 है तो आप क्या समझोगे, एक s होगा p कितने देंगे 3 और एक d है sp3d2 इसका मतलब एक s होगा p कितना है 3 और d कितना है 1 और इस केस में 2 फिर 3 ऐसे चलते रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है sp है मतलब एक s एक p, sp2 है तो एक s 2p 3 दो एक s और 2p, sp3 है तो एक s और 3p, sp3d1 है तो एक s 3p 1d, sp3d2 है एक s 3p और 2d। फिर इसके बाद sp3d3 है तो इसका मतलब एक s है 3p है 3d है। तो ऐसे आप समझोगे। तो यहाँ पे क्या आता है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3D में इस तरीके से अरेंज होते हैं कि जो रिपल्सन है वो एकदम मिनिमाइज हो सके। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज themselves in a 3D in such a way that every type of repulsion is minimized, that every type of repulsion is minimized।
तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं 3D में कि हर टाइप के रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी देखो यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। जैसे एस और पी लेते हैं, एक एस प्लस पी इस तरीके से, तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स है? 2 ऑर्बिटल्स है, 2 ऑर्बिटल्स। तो 2 ऑर्बिटल्स किस तरीके से हैं? मान लो एक ऑर्बिटल्स ऐसा होगा, दूसरा ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा आता है? इस तरीके से। तो अगर इसको हम देखेंगे 3D में, तो ये इस तरीके से अरेंज हुआ होगा कि इसका जो रिपल्सन है वो मिनिमाइज हो सके, यानी ये इस तरीके से इस एंगल पे अरेंज हुआ होगा कि इसका जो रिपल्सन है वो मिनिमाइज हो सके। तो ये किस तरीके से अरेंज हुआ होगा? इस तरीके से। यहाँ पे तो इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो 180 डिग्री है। तो एंगल मैक्सिमम है, एंगल मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो एकदम मिनिमाइज रहेगा। रिपल्सन इज मिनिमाइज, एकदम कम लगेगा, क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3D में इस तरीके से अरेंज हुए रहते हैं कि उन लोग का जो रिपल्सन है एकदम मिनिमाइज हो सके। इस तरीके से का मतलब क्या है कि वो इस एंगल से एकदम मैक्सिमम एंगल से रहते हैं कि इन दोनों में रिपल्सन मिनिमाइज हो सके। जैसे sp2 होगा, sp3 होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? प्री कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कुछ पॉइंट्स देखे। फिर इसके बाद अब ये देखें हाइब्रिडाइजेशन कैसे ऑकर्स होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।